छात्रों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। यदि किसी बहन, किसी भाई और किसी गृहिणी को मैथ से डर लगता है कि उसका सिलेक्शन यानी उसका एग्जाम अगर मैथ से रुक रहा है, गणित से रुक रहा है, तो ऐसा नहीं होने देंगे। जमीन से आसमान तक इतना सब कुछ सरल कर देंगे इस वीडियो में, जो आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए बहुत आसान तरीके से वही क्वेश्चन पढ़ेंगे, वही फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम में 100% आपके ऑनलाइन शिफ्ट में आएंगे। तो चलिए, बस कंसंट्रेशन अगर आपके जिंदगी में है तो आप कोई भी बड़े से बड़ा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त कर सकती हैं। आज इस वीडियो में कंसंट्रेशन दिखाना है, क्योंकि पेडागोजी आपको जिता देगी। आपको क्या लगता है मैथमेटिक्स सीटेट की कैसी है? सीटेट का एक बड़ा और अलग पैटर्न है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कोई भी बच्चा लास्ट तक अपने जोश को नहीं खोएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है बेटा? तो अंकगणित है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को लगता है कि अंकगणित नहीं है, तो आइए जानते हैं एक फैक्ट। अंकगणित की सबसे पुरानी अंकगणित यानी गणित की सबसे पुरानी शाखा है। शब्द अंकगणित यानी एरिथमेटिक ग्रीक शब्द है, जो एरिथमोस से लिया गया है। यह संख्याओं के अध्ययन और जोड़, घटाव, गुणा, भाग के मौलिक संचालन के साथ उनके संबंध से संबंधित है। एक रिलेशन पैदा करता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग में। यह सबसे पुरानी गणित की एक शाखा है। कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलो जी हाँ। आइए अब हम इस वीडियो को सुपर फास्ट में खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन जो पहला है वो बताया, बहुत ट्रेंडिंग लेवल में एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा पिछले 3 सालों से लगातार पूछा जा रहा है। कहता है कि निम्नांकित में दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो वो दोस्तों रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन और एपियोडाइस्कोप में टेलीविजन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हो जाएगा? ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि टेलीविजन में आप देख भी सकते हो और टेलीविजन में आप सुन भी सकते हो, यानी चित्र के साथ आवाज आती है। इसलिए दृश्य का मतलब होता है देखना और श्रव्य का मतलब होता है सुनना, है ना? तो टेलीविजन ये सब काम करता है। अगला पॉइंट, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधी समस्या है। आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। ऑप्शन फर्स्ट है कि अध्यापक का विषय ज्ञान कम होना, अध्यापक की शिक्षण में अरुचि, अध्यापक द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन ना कर पाना, या फिर ऑल एबव। दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे रहे हो सी, क्या है? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो सी, तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सभी ऑप्शन सही है। शिक्षण संबंधी समस्या पूछी गई है, कम ज्ञान होना, अरुचि होना और चयन ना कर पाना, इसलिए डी ऑप्शन सबसे पॉजिटिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पिछले दोस्तों कई बार एग्जाम में घुमा घुमा के पूछा गया है। मुझे नहीं लगता है कि आपसे ये क्वेश्चन गलत होगा। देखिए क्वेश्चन की आधारशिला आप देखते जाइएगा, आधारशिला देखते जाइएगा, बस ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कक्षा इतने इतने के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका बेटा अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए है कि कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, बी है गणित विषय को 2 कलांश देना, सी है कि छात्रों को आकर्षक पुस्तकें देना, या गणित पहेलियों तथा अन्य मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। आंसर सबसे बढ़िया आंसर जाएगा 4। बच्चे छोटे हैं, बच्चे को गणित सिखाना है तो पहेली और अन्य क्रियाएं जो मनोरंजन की भांति कार्य करती हैं, उस तरीके से एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करना चाहिए। आइए 5 नंबर देखिए। 5 नंबर, 4 नंबर बहुत ध्यान से देखिए। 5 नंबर और 6 नंबर बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? गणित में अधिगम निर्योग्यता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ये बच्चे 90% में, कितने बच्चे यानी 100% में लगभग 90% बच्चे गलत करते हैं। आइए इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन पर नजर डालोगे तो बहुत से बच्चे ए ऑप्शन और बहुत से बच्चे डी ऑप्शन लगाएंगे। अगर ए ऑप्शन लगा रहे हो तो आंसर हमारा क्या जाएगा? ए के साथ। अब देखिएगा,
अधिगम निर्योग्यता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका जब पूछा जाए, सर्वाधिक वर्ड लग जाए, तो अब मूल्यांकन के तो कई तरीके, कई परीक्षण होते हैं जिसमें सतत मूल्यांकन भी है, उपचारात्मक भी है, निदानात्मक भी है। अधिगम निर्योग्यता के आकलन में सर्वाधिक उचित तरीका पूछा गया, मतलब कोई एक पूछा गया तो निदानात्मक परीक्षण होगा। बच्चे को अगर आपने पढ़ाया है और कोई त्रुटि है, कोई कमी है, तो उसका निदान करना भी एक आपका कार्य है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बच्चे बहुत गलत करेंगे और ये तो बहुत आसान है। ये तो अगर देखा जाए तो सबसे आसान प्रश्न है। आप कहोगे सर कैसे? आइए देखिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, यानी बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक आधारित, या फिर इनमें से सभी। अगर देखा जाए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा यानी बालक केंद्रित, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। राइट ना? बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत बढ़िया। उम्मीद है दोस्तों आपने गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि हम उन बच्चों के हृदय से जुड़ते हैं जो अध्यापक और ख्वाब देख रहे हैं और उस ख्वाब को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। लव यू गाइस। क्वेश्चन नंबर 7, मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षकों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय एक शिक्षक को छात्रों की रुचि का, छात्रों के परिवार वातावरण का, मूल्यांकन साधन वैध होने का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे बहुत होंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए न जाकर सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्यों हो जाएगा? बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िएगा कि किससे है, तो मूल्यांकन से है ना। तो मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अरे भाई सबसे जरूरी है कि मूल्यांकन जिस श्रेणी में कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, क्या वो तरीका सही है? क्या सभी समान रूप से आके जा रहे हैं या नहीं आके जा रहे हैं? छात्र की रुचि तो आप पता नहीं पहले पता ही लगा चुके हैं, अब तो रिजल्ट की बारी है ना। तो इसलिए मूल्यांकन साधन का वैध होना जरूरी है, क्योंकि अगर मूल्यांकन ही साधन ही आपका गलत है, कोई बच्चा नीचे जा रहा है, कोई बच्चा ऊपर जा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा, तो मतलब क्या है ना? बच्चों में हीन भावना आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, अंक गणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है घरेलू कार्य के लिए, व्यवहारिक उपयोग के लिए, व्यवसायिक और मजदूरी के लिए, या फिर ऑल एबव। अंकगणित का शिक्षण कार्य महत्वपूर्ण है घरेलू कार्य के लिए, व्यवहारिक उपयोग के लिए और व्यवसाय और मजदूरी, यानी ऑप्शन जाएगा डी के साथ, सभी के साथ चला जाएगा। रोज कार्य जितने भी होते हैं, हम दुकान पर जाते हैं, सब्जी लाते हैं, वहां भी अंकगणित का प्रयोग है। हम चीजों में व्यापारिक टर्म की बात कर लें, हम अगर मुनाफे की बात करें, घाटा की बात करें, वहां भी अंकगणित है। हम कोई धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहां भी है। क्वेश्चन नंबर 9, रेखा गणित आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य है। रेखा गणित की बात करी गई है दोस्तों, तो रेखा गणित का ऑप्शन आ जाए तो कौशलात्मक लगा दीजिएगा, ऑप्शन जाएगा सी के साथ, यानी कौशल से जुड़ा हुआ पॉइंट। 10 नंबर अगर आपको गणित पढ़ना है तो 10 नंबर को बहुत अच्छी से देखिएगा। गणित में मानसिक कार्य संबंधित है, ये क्वेश्चन एग्जाम के सीटेट का एक चुनिंदा प्रश्न है। गणित में मानसिक कार्य संबंधित है बेटा गणित के सैद्धांतिक पक्ष से, गणित के व्यवहारिक पक्ष से, गणित के प्रायोगिक पक्ष से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? जो इनमें से कोई नहीं लगा रहे हैं तो वो तो आंसर होगा ही नहीं। हम ये कहेंगे जो व्यवहारिक पक्ष से लगा रहा है बेटा वो सही हो जाएगा, क्योंकि व्यवहारिक पक्ष वो होता है जो सभी तौर तरीके जिसमें आ जाए, है ना, जिसमें घरेलू भी आ जाए, दिनचर्या भी आ जाए, जो जीवन मर्रा की दैनिक जीवन की समस्याएं भी आ जाए जो गणित से जुड़ी हो, तो वो व्यवहारिक पक्ष है। स्कूली गणित में ज्यादा जोर, ये क्वेश्चन देखिएगा कितना अच्छा है, स्कूली गणित में ज्यादा जोर तथ्यात्मक ज्ञान पर दिया जाना चाहिए, प्रक्रियात्मक ज्ञान पर यानी प्रक्रियात्मक प्रभाव पर दिया जाना चाहिए, संकल्पनात्मक समझ पर दिया जाना चाहिए, या फिर ऑल एबव। 11 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल एबव हो जाएगा। तीनों ऑप्शंस पॉजिटिव हैं। राइट ना? एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए? मान लो आप एक गणित के टीचर हैं, गणित के अध्यापक हैं, गणित की अध्यापिका हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? सूत्रों को याद करने की, समस्या समाधान की, उपरोक्त एवं दोनों, सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उनमें संबंध स्थापित करने की। ये क्वेश्चन सीटेट की रीड कहा जाता है। मतलब कुछ ऐसे सीटेट के क्वेश्चन हैं जो रीड हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताता चलूंगा। स्पाइनल कॉर्ड कहे जाते हैं। अरे वही एक अच्छा गणितज्ञ है जो सभी अवधारणाओं को समझता है और समझा लेता है, उनको लागू कर लेता है
और उनमें रिलेशन कोरिलेशन बना लेता है, कोरिलेट कर लेता है, इसलिए आंसर डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। बच्चों में गणना करने की शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? कक्षा में क्रियाशीलता गतिविधियों का आयोजन करके। क्या ऐसा हो सकता है? अवधारणाओं को स्पष्ट करके। बहुत ध्यान से करना, बहुत से बच्चे ए ऑप्शन को लगा चुके होंगे, जो आपका बिल्कुल सही है। हाँ जी भाई, हम थोड़ा आपको गुमराह करेंगे, लेकिन आपको ऐसा थोड़ी ना आंसर गलत बता दें। कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का अगर आप आयोजन करोगे तो मैं कहूंगा इससे आप क्या करोगे, बच्चे की शक्ति को बढ़ा सकते हो। अच्छा, अवधारणाओं को स्पष्ट करना बेटर होगा या ऑप्शन नंबर ए बेटर होगा? तो देखिएगा, सबसे पहली बात बताऊं दोस्तों कि इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन सीटेट का नहीं है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है आपके राज्य स्तरीय परीक्षाओं का, जिसमें ए ऑप्शन को मारा गया है। सीटेट का अगर क्वेश्चन अगर आता है, क्योंकि अभी तक नहीं आया है, हो सकता है आ जाए क्योंकि ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर आप सी जरूर मारिएगा। अगला क्वेश्चन बाद में देखेंगे, क्योंकि हमें क्यों गलत करना है, क्योंकि हमें तो एनसीईआरटी के मुताबिक चलना है ना। चलिए, प्राथमिक स्तर पर ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है और 3 बार आया है। चलिए देखिएगा, 3 बार आया है और 2 बार राज्य स्तरीय परीक्षाओं में। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या होनी चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। भाषा अगर सिखानी है, गणित की भाषा सिखानी है, तो निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए, क्योंकि अगर वातावरण ही अगर अच्छा नहीं है तो आप कैसे सिखाओगे? आइए, मैथ पेडागोजी का 15वां क्वेश्चन, गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति है। गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति है, आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। बताइए आंसर बेटा क्या होगा? ऑप्शन ए है बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश करना। ऑप्शन बी है कि गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना। ऑप्शन सी है कि उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास करना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करोगे तो ये सही करवा लोगे, यानी खुद सही कर लोगे। आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं, मैं बस इतना कहूंगा कि आपका जो आंसर है वो क्या है? बताइए आपका जो आंसर है वो क्या है? अनुभवों का हिस्सा बनाना होगा। जो बच्चे कह रहे हैं कि गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना, बिल्कुल सही है। उच्च स्तरीय निगेटिव हो जाता है। संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश करना और रटवाना, ये निगेटिव हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। भाई बच्चों के जीवन से आप जोड़िएगा ना, बच्चों से ताल्लुकात रखना, क्योंकि शिक्षा जो है बाल केंद्रित शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। 16 नंबर, वीडियो लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हर बहन हर भाई का दिल से धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के प्लेटफॉर्म में क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 16 नंबर अपने में एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। गणित की कक्षा में संप्रेषण से, यानी संप्रेषण की क्षमता का विकास होता है। संप्रेषण से डॉट डॉट किसकी क्षमता का यहां होना चाहिए। संप्रेषण से किसकी क्षमता का विकास होता है? प्रश्नों का शीघ्र उत्तर देना उसकी होता है, या पठन, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित एवं स्पष्ट करना। 16 नंबर का अगर आंसर देखा जाए दोस्तों, यही बड़ा आंसर, पॉजिटिव आंसर, क्योंकि ये पॉजिटिव है और बड़ा है। 17 नंबर स्क्रीन पर तार ठोक कर ये रहा। एक डिब्बा खुलने पर कैसा दिखेगा? किन आकृतियों के मोड़ने पर डिब्बा नहीं बनेगा? इन गतिविधियों से क्या है? ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा स्टेटमेंट है। बताइए बेटा क्या होगा? एक डिब्बा खुलने पर कैसा दिखेगा, मतलब अगर ऊपर आप डिब्बा खोलते हो, मान लो चीनी का ही डिब्बा आप खोलते हो, ऊपर से कैसे दिखेगा? बताइए। किन आकृतियों के मोड़ने पर डिब्बा नहीं बनेगा? इन गतिविधियों से 17 नंबर का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि बनेगा। बच्चा स्कूल में है और उससे कह रहा है डिब्बा खोलो, तो उसको किचन वाला डिब्बा आ जाएगा याद, कि भाई अचार वाला होगा, या तो चीनी का होगा, या चाय पत्ती का होगा। चीनी का डिब्बा सबको याद होता है, आप सोचिए, है ना, बचपन में आपने खूब खाई होगी, आंसर बी चला जाएगा। बोलो, है ना, क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को क्या आवश्यकता है? गणनाओं में प्रवीणता की, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, या सूत्र याद करने की।
अच्छा, व्यक्ति को आवश्यकता है पूछा है तो नेगेटिव वाले सब गलत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी तो पहले ही गलत हो जाएगा। और 18 नंबर में देखा जाए दोस्तों तो गणनाओं में प्रवीणता, एकदम से प्रवीण कोई बच्चा हो नहीं सकता। एकदम से अगर पैदा हुआ बच्चा और उससे कह दिया जाए आईएएस बन जाओ, नहीं हो सकता। हाँ, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने के लिए, क्योंकि सूत्र से ही गणित चलती है, तर्क पर ही गणित चलती है, चिंतन पर ही गणित चलती है। गणित में निम्नलिखित पदों में कौन सा पद परिभाषित नहीं है? यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है और यह क्वेश्चन दोस्तों डिजिट वाले क्वेश्चंस में गिना जाता है। अब आप कहोगे सर कैसे? अब समतल को बना लो, बिंदु को बना लो, रेखा को बना लो, चतुर्भुज के विकर्ण को बना लो, सब आ गया डिजिट वाले। अब देखिए 19 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो चला जाएगा बिंदु के साथ, क्योंकि बिंदु जो है वो मात्र बिंदु है, समतल कोई सरफेस है, रेखा कोई रेखा है, और चतुर्भुज की बात करें तो उसके विकर्ण है। फिलहाल इस क्वेश्चन में बिंदु हो जाएगा जो पॉइंट को नहीं रखा जाता है। गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अगर आपकी गणित कमजोर है तो आप तब भी कर लेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपकी गणित कमजोर है नहीं आपकी गणित कमजोर। चलिए आइए देखते हैं गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। आप पहले क्वेश्चन सही से पढ़िए, नहीं है लिखा है। अब ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा था सही। अब आइए ऑप्शन पर, वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, वे अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए दोस्तों तो अंक प्राप्त करना ही जरूरी नहीं है। एग्जाम में ग्रेड प्राप्त करना, अंक प्राप्त करना, परीक्षा को पास करना, यह जरूरी ही है परीक्षा को पास करना, या प्रश्न को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना, ये सब पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। अंक प्राप्त करना एक निगेटिव पॉइंट है, तो निगेटिव के लिए निगेटिव है ना। उस पर बोझ नहीं डाल सकते कि नहीं आपको इतने में ही इतने नंबर लाने हैं। आज के माता पिता कहते हैं कि आपको पास करना पड़ेगा 10th 12th, नंबर नहीं अगर तेरे आए तो फिर मैं रिजल्ट के बाद बताऊंगा या बताऊंगी। 21 नंबर, ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है। उपपत्ति का मतलब है कि उत्पत्ति, डिफाइन करना। ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है कि द्विस्तंभीय तालिका को जिसमें अविग्रहित और निगमत है, किसी आकृति को खींचने के पद को, कत्र के या औचित्य को, या ज्यामिति प्रश्न के वर्णन को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ज्यामिति की बात करी गई है, ज्यामिति प्रश्न के वर्णन की ही तो बात करेंगे कि भाई उत्पत्ति डिफाइन करेंगे तो उसका एक बड़ा रूप होगा, वर्णन करेंगे हम, है ना। डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम का सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन है। बच्चा गलत करता है और भर भर के गलत करता है, और इस बार भी एग्जाम के शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? यानी प्राथमिक प्राइमरी लेवल में कौन सा ऐसा चैप्टर, कौन सा ऐसा पार्ट जो नहीं है, आपको बताना है, आपको जवाब देना है बेटा। लॉक किया जाए। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? तो 22 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा कोण हो जाएगा, यानी कोण नहीं है प्राथमिक स्तर के चैप्टर में। अगले पॉइंट पर आएंगे 23 नंबर, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए। खोज विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर आर्मी स्ट्रॉन्ग। आर्मी स्ट्रॉन्ग का मतलब है आर्म स्ट्रॉन्ग, यहाँ आर्मी लिख गया है, कोई बात नहीं, ये गलतियां टाइपिस्ट से होती हैं। आर्म स्ट्रॉन्ग बेटा हो जाएगा, किल पैट्रिक हो जाएगा, डीओबी हो जाएगा, स्किनर हो जाएगा। ये बिल्कुल क्रिकेटर बना दिया स्पिनर को। आंसर बेटा आर्म स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आर्म स्ट्रॉन्ग नहीं, ठीक है ना। चलो, अन्वेषण विधि को खोज विधि कहा जाता है और खोज विधि को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। 24 ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीज गणित में महत्वपूर्ण नहीं है? बीज गणित में महत्वपूर्ण नहीं है, यह आपको बता देना है। सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण, माप और क्रम परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीज गणित में महत्वपूर्ण नहीं है? 24 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, माप नहीं होती है। माप एक अंक गणित का पार्ट है या रेखा गणित का पार्ट है, रेखा गणित में ज्यादा आ जाता है। गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदुओं का ध्यान में रखना आवश्यक है? ये दोस्तों बहुत साधारण सा प्रश्न है, और साधारण सा प्रश्न हमारे ब्रिलियंट बच्चे तो कर ही लेंगे, है ना, राइट ना। 25 नंबर का जो आंसर है वो ऑल एबव के साथ चला जाएगा, क्योंकि विशेषताएं, स्तर, परिवर्तन, ये आंसर डी लॉक होगा। अगला, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वे कहलाती हैं। भाई बिल्कुल सही बात है, आपने भी सीखा होगा, विद्यालय जाते होंगे, एक समय रहा होगा 7 से 12, 8 से 12, 9 से 3, 7 से 3, 7 से 4, 8 से 4, 10 से 4 भी रहा है।
है ना। तो उस समय जो आप कुछ उसके अंदर सीखते थे विद्यालय के अंदर, तो परीक्षाएं भी आयोजित होती होंगी, तो वे क्या कहलाती हैं भाई? आपकी जांच के लिए परीक्षाएं आयोजित होती हैं, हम कहते हैं बिल्कुल। तो आंसर हमारा 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, क्योंकि निष्पत्ति परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण वो बेटा यहां पर इसलिए नहीं क्योंकि ये पेडागोजी आंसर और सबसे सटीक आंसर मानता है। अगर यहाँ 1 2 3 होता तो वहां पर एक बार हम 3 के बारे में भी सोचते। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। यानी गणित शिक्षण में कौशल को बढ़ाने के लिए अगर कोई उद्देश्य है तो उसका विशिष्टीकरण का उदाहरण आपको बताना है। 27 नंबर का जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा आपको बताना है। गणित आकृतियां बनाना, यानी यहां पर गणित आकृतियों को बनाना गलत है, गणित आकृतियों को बनाना यही सबसे कौशल, क्योंकि अगर आप उसकी आकृतियों को बना रहे हो तो ये आपके अंदर एक हुनर है, ये आपके अंदर एक कौशल है ना। बहुत सुंदर। किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? अगर अब देखिएगा, पूर्णांक की बात करें, विषम पूर्णांक की बात करें, सम पूर्णांक की बात करें, तो ये कैसे आप करोगे? ये आप सामने करोगे, प्रत्यक्ष करोगे, जो आंखों से दिख रहा है, जो मूर्त रूप से दिख रहा है। तो अगर आप बताओगे सिद्ध करके तो वो प्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष उपपत्ति होगी ही होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य क्या कहलाता है? अगर आप गणितीय जो है आकृति को दिखाना चाहते हो, कोई आपने कोण दिखाया, कोई आपने वर्ग दिखाया, कोई आपने सर्किल दिखाया, वृत्त दिखाया, तो यह जो है आपका व्यवहारिक तो है नहीं। बहुत से बच्चे व्यवहारिक मार है, गलत बात है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई आपने आकृति दिखाई और उसके बाद आपने जो उद्देश्य है आप पूछते हो तो ये ज्ञानात्मक उद्देश्य है आपका जो पूरा करता है। सीखने के आकलन का आधार क्या है? बड़ा सुंदर सा प्रश्न है। मैथमेटिक्स को सीखने के आकलन के आधार के रूप में चुना गया है। कहता है कि सीखने के आकलन का आधार क्या है? पुनः स्मरण, जैसे का तैसा लिख देना, व्यवहारिक परिवर्तन, बेटा व्याख्या कर सकना। आपको पता है कि जब मनोविज्ञान में आप पढ़ते थे कि सीखना क्या है, तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ऐसे ही मैथ में जो व्यवहारिक दिनचर्या है उसमें अगर परिवर्तन आता है तो वही एक सीखने का आकलन है। आंसर हमारा सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है छात्रों की कमजोरी दूर करने यहाँ पर क्या होना चाहिए? कमजोरी दूर करने के लिए क्या है? प्रयास। कमजोरी दूर करने के लिए बेटा प्रयास। छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए, छात्रों की गणितीय विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, बढ़ाने के लिए, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य कराने के लिए। तो 31 नंबर को थोड़ा सा अगर हम हटा दें, मिस स्पेल्ट वाला जो वर्ड है, टाइपिंग वर्ड है, तो उसमें अगर देखा जाए तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कमजोरी दूर करना है, बच्चों की समस्याओं को दूर करना है और निदानित करनी है। भाई जो समस्याएं उसको हटाइए आप और उसका निदान करिए, पहचानिए समस्याओं का कारण क्या रहा है वो भी जानिए और निदान करिएगा। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? गणित में अगर हम देखें एक विशेष स्थान देने की बात कही गई है, उसमें प्रमुख रीजन क्या निकल कर आता है? बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा कर देना, बच्चों का सामाजिकरण करने में, बच्चों का चरित्र विकास करने में, या फिर ऑल एबव। बेटा 32 नंबर को देखा जाए तो हमें यह लग रहा है कि अगर आप तार्किक दृष्टिकोण, तो मैथ तो यही कहती है, समाजीकरण, समाज में भी गणित का रोल होता है, चरित्र विकास, चरित्र में भी है, दिनचर्या में है, जीवन में है, ये ऑल एबव बेटा हो जाएगा। अब ये ना कोई समझे कि गणित समाज में कैसे यूज होती है, समाज में सारी चीजें, हर विषय हर चीज से जुड़ा हुआ है, इसलिए डी हो जाएगा। मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु अगर कोई उपयोगी परीक्षा है तो वो कौन सी परीक्षा है? मंद बुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, ध्यान से देखिएगा, सृजनात्मक परीक्षण, विश्लेषणात्मक परीक्षण, यानी विश्लेषण करके, सृजनात्मक यानी क्रिएटिव करके, निदानात्मक निदान कर दिया जाए, और मंद बुद्धि के लिए मंद बुद्धि परीक्षण। तो आंसर बेटा किसके साथ हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
33 नंबर का आंसर है निदानात्मक। बिल्कुल सही बात है कि अगर बच्चे की बात करेंगे तो उसका निदान जरूरी है। यही मैथ में आपको ढूंढना है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको निदान वाले मिलेंगे, उस पर बहुत गौर करना है। शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड क्या है? आवश्यक मानदंड यानी मापदंड क्या है? छात्रों की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, विषय वस्तु की प्रकृति। बताइए दोस्तों। भाई देखिए, कमजोर नहीं होना है। जो हार गया वो गिर गया, और जो चलता गया वो जीत गया दोस्तों। क्योंकि हुनर आप में है और हुनर आपको समाज को दिखाना पड़ेगा। समाज आजकल आपसे ठप्पा मांगता है कि ठप्पा किधर है। ठप्पा का मतलब है नौकरी किधर है। समाज आपसे ये नहीं सोचता है, आपसे ये नहीं उम्मीद करता कि आप कितना कमा रहे हैं। आज वैल्यू है नौकरी की, और नौकरी होगी तो सब कुछ होगा। 34 नंबर का जो आंसर है बेटा, वो जाएगा किसके साथ? उपयुक्त सभी के साथ। आंसर हमारा डी होगा। अगला, हल्की व्याख्या कर सामान्य निष्कर्ष निकालना किस व्यवहारगत शिक्षण में सम्मिलित है? कोई भी चीज है, उसका आपने सॉल्यूशन दिया, हल किया, उसका सामान्य निष्कर्ष निकाला, और यह किसके अंतर्गत आता है? यह 35 नंबर का दोस्तों आंसर, यह ज्ञान उपयोग के अंदर की आप जो ज्ञान उपयोग कर रहे हो, ये ज्ञान का बेहतर उपयोग ही सामान्य निष्कर्ष और व्यवहारगत शिक्षण और व्याख्या करने की बात करता है। ठीक है, आइए 36, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है। दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की बात की जा रही है, आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, बहुत सुंदर बच्चे। इस क्वेश्चन में आपका हम एक डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। एक आ जाता है विशिष्ट से सामान्य, और एक आ जाता है सामान्य से विशिष्ट। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और बच्चा कहता है कि सर सामान्य से विशिष्ट क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूं कि सामान्य से विशिष्ट चलता है सामान्यात विशिष्टम प्रति, कहा गया है ना, उसमें कहा गया संस्कृत में, तो ये निगमन विधि में होता है। ठीक है ना। और विशिष्ट से सामान्य चलता है आगमन विधि में चलता है। अमूर्त से मूर्त निगमन में, मूर्त से अमूर्त आगमन में। क्या बेटा सही है? बताओ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो निगमन विधि होगा क्या? बताइए, कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर निगमन विधि हो जाएगा। 37 नंबर, हाँ जी 37 नंबर देखिएगा। अभी 41 में भी एक विधि से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, और 42 में भी एक विधि से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और 49 और 50 में भी पूछेंगे। तैयार हो आप सभी? 37 में देखिए, एक गणित शिक्षण का मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में कमजोर होते हैं, यानी लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। यानी कुल मिलाकर कह रहा है लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। तो क्या जितनी लड़कियां देख रही इस वीडियो को, या बहनें देख रही, या भाई देख रहे हैं, या गृहिणियां देख रही, मुझे ये बताओ क्या इस स्टेटमेंट से आप सहमत हैं? आप कहोगे सर नहीं। तो ये आप क्या करोगे? तो ये कहोगे लिंग पक्षपाती है, यानी जो बॉयज एंड गर्ल्स में देख रहा है ये विभेद की बात कर रहा है, जेंडर पक्षपात, पूर्वाग्रह की बात कर रहा है। आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। लिंग पर अब मैं आपको फिर से स्टेटमेंट बता देता हूं, बुद्धि पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए लिंग पक्षपाती है। कोई नहीं है जो प्रयास करेगा वो आगे जाएगा। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां कौन सी है? मूल्यांकन हेतु अगर कोई विधि है दोस्तों, वो अगर देखी जाए तो इसमें जो उपयुक्त सभी है, यानी निरीक्षण के द्वारा, पड़ताल के द्वारा, संचित अभिलेख, सामयिक जांच के द्वारा, बिल्कुल सही है। आंसर डी हो जाएगा। गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी है? बड़ा सुंदर प्रश्न है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को 90% बच्चे गलत करेंगे, 10% बच्चों में कौन आएगा, जरा ध्यान देते हैं। गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी है? आपको जवाब देना है, आपको लॉक करना है। क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन में अधिक सुदृढ़, अधिक सुदृढ़ की बात करेंगे तो ये मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, लचीला नहीं, कोई संविधान नहीं है जो आप लचीला मारेंगे। ये अधिक सुदृढ़ है। आंसर हमारा 3 चला जाएगा। 40, निगमन विधि का उपयोग किया जाता है। अच्छा, निगमन विधि कैसी विधि है? निगमन विधि की चीज मैं आपको बता दूं, निगमन विधि को खोजा है किसने? अरस्तु ने खोजा है। पहली बात तो ये, ठीक है ना। निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि रटंत प्रणाली पर जो है एक विधि है। निगमन विधि में जो है आपके सबसे ज्यादा जो है सूत्र यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये जो है नियम 2 कहां चलती है? उदाहरण की तरफ चलती है। क्या बताइए? मतलब नियम यूज किए जाते हैं। सूत्र की बात कर ले, सूत्र तो होते ही होते हैं। तो 40 नंबर का जो आंसर है वो सूत्र का प्रयोग करना, और सूत्र का प्रयोग करने का मतलब है कि आंसर, अच्छा आंसर डी हो जाएगा, मतलब स्थापना नहीं, मैं बोल सही रहा हूं, टिक कहां लग रहा है, आंसर डी हो जाएगा। आइए 41 नंबर देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर अगर कोई चल रहा है,
बताओ, ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन चल रहा है? संश्लेषण विधि आपने सुनी है? नहीं सुनी है तो मैं आपको बताता हूं। हाँ जी, ठीक बात, बहुत सुंदर। हाँ, मुझे बता दो, ज्ञात से अज्ञात की तरफ और क्या है, अज्ञात से ज्ञात की तरफ। एक शिक्षण विधि है, यानी जो सिंथेसिस मेथड होता है, संश्लेषण विधि होती है, यह क्या करती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, अर्थात पहले जो चीजें ज्ञात हैं, ज्ञात तथ्य एवं सूत्रों की सहायता से नए तथ्य की तरफ जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, अज्ञात से ज्ञात कर देंगे तो ये हो जाएगा विश्लेषण। आंसर हमारा 41 का 3 हो जाएगा, संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? आ गया बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, ट्रेंड होगा आपके शिफ्ट में भी। 42 नंबर दोस्तों, आगमन विधि हो जाएगा। जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना होगा तो आगमन विधि, आगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि है, यह वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है, यह अन्वेषण तर्क पर आधारित है। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। ये क्वेश्चन कितना ज्यादा पूछा गया है मैं आपको बता ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। देखिए, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? बेटा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो चला जाएगा करके सीखना, क्योंकि प्रयोगशाला, प्रयोग में नाम ही में छुपा है करना, है ना। प्रयोगशाला कैसे है? प्रयोगशाला में आप जाओगे, लेबोरेटरी में जाओगे आप, तो वहां पर क्या करेंगे आप, या क्या करेंगे आप? प्रयोग करेंगे, आप खुद करेंगे, करके सीखेंगे, चीजों को मेंशन करेंगे, चीजों को यूज करेंगे, है ना। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें गणित का प्रयोग हुआ है? बहुत सुंदर प्रश्न है। राम और सीता जा रहे हैं, श्याम हापुड़ जा रहा है, यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल की। श्याम और मोहन दोनों भाई हैं, ये रिलेशन बता रहा है, गणित नहीं। श्याम हापुड़ जा रहा है, ये यहाँ पर केवल बता रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, राम और सीता जा रहे हैं। हाँ, मेंशन तो इसमें गणित का हुआ है, डिजिट इसमें आया है, और डिजिट अगर इसमें आया है दोस्तों तो हम ये कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर की दूरी पैदल की है, तो इसमें गणित का प्रयोग हुआ है। अगला 45 नंबर ये रहा, कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा? कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना, सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, छात्रों के हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालना। अब कमी निकालना तो कह नहीं सकते, कमी निकालना तो कह नहीं सकते, समान रूप से शिक्षा देना हो सकता है, कठिन अभ्यास करवाना गलत है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में आपको चुनना है। छात्रों में आत्मविश्वास की अगर आप भावना की बात करोगे तो हम ये कहेंगे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गणित विषय पढ़ाना है और गणित विषय केवल आत्मविश्वास के ऊपर निर्भर होता है। राइट ना बोलो, यस या नो बोलो, क्लियर है ना। तो आंसर सी चला जाएगा। केवल पढ़ाई पर मेरे लाल ध्यान देंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। जिंदगी में एक ऐसा जिसको ईश्वर ये बनाने के लिए देता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, और ये दोस्तों तभी होगा जब आपके प्रयास से होगा। दुनिया क्या कर रही है, क्या कह रही है, कोई फर्क, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी बात समझ रहे ना। कोई तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं देगा, तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। याद रखिए, थोड़ा सा कमजोर हुए आप बहुत पिछड़ जाएंगे। सिंपल सी बात है। चीजों को नजर करो, नजरअंदाज करो, लोगों को नजरअंदाज करो, जो आपकी अवहेलना करते हैं, आपका सम्मान नहीं करते, जो आपको दुत्कारते हैं, उनको पैर के नोक पर रखो। अगले क्वेश्चन 46 मैं बताता हूं, एटीट्यूड में रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए, परिवार का सम्मान करिए, लोगों का सम्मान करिए। कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका बिमला प्रकाश बच्चों को प्रेरित करती है कि बिंदुओं के ग्रिड पर आकृतियां बनाने, इससे बच्चों की क्या है, बताइए क्या होगा। आकृतियों की बात करें दोस्तों तो मैं कहूंगा 46 की बात करें तो आंसर समरूपता की समझ विकसित होगी, यानी समझ विकसित होगी, ये बेस्ट आंसर है। अगला, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु या फिर ऑल एबव।
अगर देखा जाए दोस्तों कि अंकगणित शिक्षण का जो उद्देश्य है ये तो भैया दैनिक जीवन में भी होता है, मजदूरी में भी होता है, व्यवहारिक में भी होता है, इसलिए आंसर 4 चला जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदला था। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य फिर से पूछ लिया गया। अब देखिए अंकगणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा गया गणित शिक्षण। अब गणित में थोड़े से बड़े ऑप्शन, कैसे पेडागोजी पूछती है, इस तरीके की पेडागोजी आती है। शिक्षार्थियों में तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, शिक्षार्थियों का संवेगात्मक विकास करना, शिक्षार्थियों में गणित के प्रति जिज्ञासा जगाना और शिक्षार्थियों को सदैव अनुशासन में रखना। 48 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जो गणित है वो तर्क पर आधारित है, चिंतन पर आधारित है और विश्लेषण पर आधारित है। इस विधि की बात करें तो अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है। अगर अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है तो वो दोस्तों आपको निगमन विधि आपको लॉक करनी है। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। क्या अंतर्निहित है? बहुत सुंदर प्रश्न है। किसी को अगर नहीं आता है तो भी कर लेगा, अंधा भी कर सकता है यार। अंधे का मतलब है कि मतलब जिसको दिखाई तो देता है, जिसको दिखाई तो देता है लेकिन वो क्वेश्चन अगर पढ़ पा रहा है, बस उसका आंसर टिक हो जाएगा। अधिगम में असंगति को शिक्षण और कमियों को पहचानना है। असंगति में अगर देखा जाए शिक्षण में कमियों को पहचानना, सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा या ग्रेडिंग सिस्टम। बताइए 51 नंबर का जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा? अधिगम में असंगति वाला ऑप्शन जाएगा। जो कमियों को पहचानेंगे तभी तो दोस्तों हम चीजों को लॉक कर पाएंगे, यानी चीजों को हम निदान कर पाएंगे। बीज गणित शिक्षण में चाहिए, बीज गणित में क्या चाहिए? बीज गणित में कल्पना शक्ति चाहिए। बीज गणित कल्पना के ऊपर आधारित होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। गणित का सामुदायिक महत्व क्या है? महत्वपूर्ण है। जो ऑप्शन महत्वपूर्ण है वो ऑप्शन लॉक करना है। गणित में सामुदायिक महत्वपूर्ण जो है ऑप्शंस क्या होगा? वो दोस्तों नैतिक दृष्टि हो जाएगा, सही है। सामाजिक दृष्टि, सांस्कृतिक, ये तो तीनों पॉजिटिव लग रहे हैं, इसलिए सामुदायिक महत्व जो है ऑप्शन जाएगा डी के साथ। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पेडागोजी में पूछे जाते हैं, बच्चा गलत तो करेगा। गणितीय पदों को परिभाषित करने में सामुदायिक जो उद्देश्य है बेटा वो व्यवहारगत। हमेशा गणित जब आए दोस्तों उसमें या व्यवहारिक लिखा हो, व्यवहारगत लिखा हो, व्यवहारवाद लिखा हो, इस तरीके के ऑप्शंस को, क्योंकि गणित एक व्यवहारिक पद्धति से सीखी चीजें जुड़ी हुई हैं, व्यवहारिक पद्धति में चीजें जुड़ी हुई हैं, और गणितीय पदों को परिभाषित करने के लिए जो सामुदायिक उद्देश्य है वो ऑप्शन नंबर सी व्यवहारगत हो जाएगा। 55 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? बताइए कौन ऐसा ऑप्शन है जो गणित का प्रयोग कर ही नहीं रहा है? सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, या सुनीता धूप में रखे कपड़ों को गिन रही है। अब गिनना एक मैथ की बात है, बिल्कुल है। बही खाता जांच करना मैथ की बात है। सब्जी खरीदना बिल्कुल मैथ की बात है, क्योंकि आपको लेन देन भी करना है। हाँ, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, भले ही वो फावड़ा चला रहा हो, पानी लगा रहा हो, या कोई भी है चीज कर रहा हो, कटाई कर रहा हो, तो इसमें मैथ का काम नहीं है। बात बाकी गिनना, जांचना और खरीदना, ये सब मैथ का काम है। अगला, निम्नलिखित में अगर देखा जाए गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? बताइए दोस्तों, कौन बच्चा बताएगा? हाथ खड़ा करिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। गणना संबंधी कुशलता का विकास करना, शीघ्रता एवं शुद्धता से हल करने की आदत का विकास करना, मौखिक तथा मानसिक क्रियाओं में गति का विकास और प्रकरण संबंधी प्रश्नों को एवं गति के साथ हल करने का शुद्ध कौशल। तो भैया देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए कि अगर यहाँ पर किस आधार पर सबसे पहले अभ्यास कार्य निम्नलिखित में किस आधार पर महत्वपूर्ण है, तो मैं कहूंगा गणना संबंधी कुशलता का विकास हो सकता है। शीघ्रता एवं शुद्धता, अब शीघ्रता एवं शुद्धता नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये बच्चे के अंदर प्रेशर पैदा करेगा, मैंने कई बार बताया अपनी वीडियो में। हाँ, प्रकरण संबंधी प्रश्नों को गति के साथ हल करने का शुद्ध कौशल, यही अभ्यास कार्य में होना चाहिए, क्योंकि आ तो गई है चीज, अब उसको अभ्यास कर रहे हैं। भाई शुद्ध कौशल हमें विकसित करना है। शुद्ध कौशल यहाँ भी है, लेकिन सबसे पॉजिटिव आंसर चाहिए हमें। गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ है। मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ कौन से ऑप्शन से होगा? आप पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। आप सब कैसे हैं? किस जिले से आते हैं या आती हैं? आप प्यारा सा कमेंट जरूर करें, वीडियो के बाद में हम जरूर देखेंगे। नए बच्चों का हार्दिक स्वागत है। पुराने बच्चों से कोई अगर कोई समस्या है, अपनी पुराने बच्चों से